गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर विजय नागदेव, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, पुणे से। आज मैं आपके सामने फेसबुक लाइव आया हूँ आपको कुछ टिप्स देने के लिए। जैसे कि आप जानते हो, अभी कोविड-19 कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है। पर मैं कोरोना वायरस के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ इस कोरोना वायरस के टाइम पे जो लॉकडाउन चल रहा है, हम सब अपने घर पे फ्री बैठे हैं। इस फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, इस फ्री टाइम में स्किन केयर कैसे किया जाए, स्किन को हेल्दी कैसे किया जाए, ग्लोइंग कैसे किया जाए और स्पेशली डिजीज फ्री कैसे किया जाए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हाय धनंजय, हाय महराज। तो हम बात करेंगे स्किन केयर टिप्स के लिए। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज वे में मैं आपको स्किन केयर टिप्स बताऊंगा। उसके बाद आपके जो भी सवाल रहेंगे वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, स्किन इज द मिरर इमेज ऑफ योर हेल्थ। स्किन इज द मिरर इमेज ऑफ योर हेल्थ। इसका मतलब क्या होता है? आपका स्किन आपके हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब आपका हेल्थ अच्छा है तो ही आपकी स्किन अच्छी होती है। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड वाले पेशेंट्स को इचिंग के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। उनकी स्किन ड्राई पड़ना चालू होती है। सैगिंग मतलब स्किन लूज होना चालू पड़ती है। टाइफॉइड, मलेरिया एंड डेंगू जैसे फीवर के बाद आपने देखा होगा बाल गिरना चालू होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें हेल्थ अच्छा नहीं होता है। हेल्थ अच्छा नहीं होता है मतलब बॉडी में बहुत सारे डेफिशिएंसीज आना चालू हो जाते हैं। उस डेफिशिएंसी के कारण हमारे बाल गिरना चालू होते हैं, हमारी स्किन खराब होना चालू हो जाती है। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका हेल्दी रहना। अगर आपको अच्छा स्किन चाहिए तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। अब हेल्दी कैसे रहना है? हेल्दी रहने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द रूल। अब ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होता है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब आपको लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। अब लाइफस्टाइल इंप्रूव कैसे करना है? तो लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर होता है आपका हेल्दी डाइट, अच्छा खाना। सेकंड होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। थर्ड होता है साउंड स्लीप, अच्छी नींद। अगर ये 3 पैरामीटर्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप डेफिनेटली हेल्दी रहोगे। आप हेल्दी रहोगे तो आपको अच्छी स्किन मिलेगी। अब इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे। हेल्दी डाइट क्या होता है? खाना तो हम सभी खाते हैं। उस खाने में हमें क्या ऐड करना है इसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो क्या ऐड करना है? तो फ्रूट्स, सैलेड्स, ड्राई फ्रूट, मिल्क, स्प्राउट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा होने चाहिए। क्या नहीं खाना है? तो बाहर का खाना अवॉइड करो। आउटसाइड फूड, ऑयली फूड, हाई कैलोरीज डाइट, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, मतलब स्वीट्स, ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाने हैं। और क्या अवॉइड करना है? तो टी एंड कॉफ़ी कम से कम। तो टी एंड कॉफ़ी को आप कैसे रिप्लेस करोगे? टी एंड कॉफ़ी को रिप्लेस करने के लिए आप जूसेस ले सकते हो, फ्रेश लाइम वाटर ले सकते हो, जैसे कि मैं अभी लेते रहता हूँ। बटर मिल्क ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो और अपनी स्किन को हाइड्रेट करते रहना है।
हाइड्रेट करने के लिए दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए। ये हो गया बेसिक डाइट। अब स्किन के लिए क्या अच्छा होता है डाइट में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। डाइट में स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी के ऑक्सीडेंट्स को कम करते हैं। अब ये ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? हमारी रूटीन लाइफ में हमारी कुछ बीमारियों की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग, अल्कोहल अगर ऐसा कुछ ले रहे हो तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में वो ऑक्सीडेंट्स से ऑर्गन डैमेज होता है, बॉडी डैमेज होती है। तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काम में आते हैं। अब वो एंटीऑक्सीडेंट किस किस में ज़्यादा मिलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं फ्रूट्स में, और स्पेशली कीवी, ऑरेंज, लेमन, गुआवा, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज, गूसबेरीज। अब ये सीज़न में मैंगो, इवन मैंगोज में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स है, वाटरमेलन में एंटीऑक्सीडेंट्स है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बनानास में है। वेजिटेबल्स में अगर आप देखोगे तो ब्रोकली में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, स्पिनैच में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, इवन हल्दी जो हम बोलते हैं, हल्दी में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का कंजम्पशन बढ़ाओ, इससे आपकी स्किन और हेयर और हेल्दी होते हैं। तो ये हमने बात की डाइट के ऊपर। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक है मेंटल स्ट्रेस और दूसरा है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस में हम फिजिकली थक जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस में हम दिमाग से थक जाते हैं। फिजिकल स्ट्रेस मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, सुबह 8 बजे से काम चालू कर रहे हो, रात 8 बजे तक काम कर रहे हो, इसको बोलते हैं फिजिकल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस मतलब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अननेसेसरी चीज़ों में, जैसे कि कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बाद मेरे स्टाफ के पेमेंट्स का क्या होगा, ईएमआई का क्या होगा, मेरा रेंट क्या होगा, कुछ बीमारियां, कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं, उसको बोलते हैं मेंटल स्ट्रेस। इसमें हमारा दिमाग थक जाता है बिना कुछ काम, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, उसको रिलीव करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन इज योर एक्सरसाइज। अभी लॉकडाउन पीरियड में आप घर बैठे योगा कर सकते हो, मेडिटेशन प्राणायाम कर सकते हो, वो एक बेस्ट सॉल्यूशन है। अदरवाइज कोई भी एक्टिविटी करो जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इससे आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है। चाहे वो योगा है, चाहे जस्ट वॉक है, आपका जॉगिंग है, डांस है, एरोबिक्स है, कार्डियो। कार्डियो इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज करो, इससे आपका स्ट्रेस मैनेज होता है। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। नाउ थर्ड इज योर स्लीप। हम सोते क्यों है, सोना क्यों जरूरी है? तो नींद बहुत ज़रूरी होती है हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए। हम पूरा जो काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, वो हमारी बॉडी में अगेन ऑर्गन होता है, बॉडी थक जाती है। तो जब हम सोते हैं तो उस स्लीपिंग टाइम में हमारे बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होती है उन सारे ऑर्गन्स को वापस से रिपेयर करना। इसके लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नींद 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। नींद में टाइमिंग्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो यूजुअली हम मिस करते हैं या ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप रात को 11 बजे सो रहे हो या 10 बजे सो रहे हो, तो एवरी टाइम ट्राई करो कि आप सेम टाइम पे सोना है। इससे क्या होगा, तो आपकी साइकिल मैनेज होती है। स्लीप साइकिल एक प्रॉपर वे में चलती है। अगर आप
11 बजे सो रहे हो तो बॉडी के अंदर एक साइकिल बन जाती है कि 11 से 12 या 1 बजे तक आपका ब्रेन रिपेयर होता है, 1 से 3 के बाद आपका हार्ट रिपेयर होता है, लीवर रिपेयर होता है, किडनी रिपेयर होता है, देन माइनर ऑर्गन्स रिपेयर होते हैं। तो इनफ टाइम मिल जाता है आपके बॉडी को रिपेयर करने के लिए। इसके लिए टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, उसी को ही बोलते हैं साउंड स्लीप। तो ये हो गया हमारा स्लीप के बारे में। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया आपकी लाइफस्टाइल, जिसके 3 कंपोनेंट्स थे। एक था आपका डाइट, सेकंड था आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड थर्ड था आपका स्लीप। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्किन केयर के बारे में। बेसिक स्किन केयर के लिए हमने हेल्थ की तो बात की, हेल्थ पे तो ध्यान देना ही है, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने हैं। अब स्किन को हम डिवाइड करेंगे फेस केयर एंड बॉडी स्किन केयर। पहले मैं बताऊंगा फेस स्किन केयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेस स्किन केयर में आपको 3 प्रोडक्ट्स मिनिमम कंपलसरी यूज करना है फॉर योर रेस्ट ऑफ लाइफ, और वो 3 प्रोडक्ट्स है आपका फेस वॉश, आपका सनस्क्रीन एंड आपका मॉइस्चराइजर। पहले डिस्कस करेंगे फेस वॉश। फेस वॉश मार्केट में कई टाइप्स के आते हैं। ऑयली स्किन के लिए एक सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉश आता है। पिगमेंटेशन ग्लो के लिए ग्लाइकोलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉशेस आते हैं। ड्राई स्किन के लिए क्लींजर्स आते हैं। अगर आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करना, आपको आपकी स्किन का टाइप नहीं पता है, आप कंफ्यूज्ड हो कौन सा फेस वॉश यूज़ किया जाए, तो बेस्ट फेस वॉश इज़ क्लींजर। मार्केट में बहुत सारे क्लींजर अवेलेबल है। कॉमन क्लींजर आप देख सकते हो जो सिटाफिल क्लींजर आता है। इस क्लींजर में सोप नहीं होता है, सर्फेक्टेंट नहीं होता है। इसका pH 5.5 होता है, जो आपकी स्किन के साथ मैच करता है। ये आपके फेस को हार्म नहीं करता है। अगर आपको कोई फेस वॉश नहीं समझ आ रहा है तो क्लींजर यूज़ करो। फेस वॉश दिन में 2 बार यूज़ करें, एक बार सुबह में और एक बार रात में। अगर आपके फेस पे पिंपल्स है, आपका ऑयली स्किन ज़्यादा है, तो आप बार बार फेस वॉश कर सकते हो, उससे आपका ऑयल ड्रेन होते रहता है। नेक्स्ट इज योर सनस्क्रीन्स। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बहुत कम जन सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूँगा सबको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। अगर आपको अच्छा फेस चाहिए तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा। कल से ही सनस्क्रीन लगाना चालू करो। अब कौन सा सनस्क्रीन लगाए? मार्केट में बहुत टाइप के सनस्क्रीन्स अवेलेबल है। अगर आपका स्किन बहुत ऑयली है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स आते हैं, वो यूज़ करो। अगर आपका जो फेस है बहुत ड्राई है तो लोशन या क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन्स आते हैं, वो आप यूज़ करते हो। अगर आपको सनस्क्रीन्स पसंद नहीं है, कंफर्टेबल नहीं हो सनस्क्रीन से, तो आजकल सनस्क्रीन वाटर बेस्ड आते हैं। सनस्क्रीन जब आप लगाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपने फेस पे कुछ लगाया है, तो आप वाटर बेस्ड सनस्क्रीन्स भी यूज़ कर सकते हो। सनस्क्रीन हर 3-3 घंटे में लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन सिर्फ 3 घंटे के लिए ही काम करता है। बेस्ट टाइमिंग्स है सनस्क्रीन के लिए सुबह 8 बजे, 11 बजे और 2 बजे। क्यों? क्योंकि सनस्क्रीन 3 घंटे ही काम करता है। सनस्क्रीन की क्वांटिटी 2 से 3 ग्राम होनी चाहिए, या फिर हाफ टेबल स्पून, इससे ही वो काम करता है। अगर आप घर के बाहर जा रहे हो तो 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा के रखो, तो वो बेटर काम करता है। अगर आप घर के बाहर नहीं जा रहे हो तो भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन सिर्फ सनलाइट प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है। सनस्क्रीन हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज आपके लाइट्स, येलो लाइट से होते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन में होते हैं, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन में होते हैं, आपके विंडोज से जो लाइट आ रहा है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका सनस्क्रीन के बारे में। नेक्स्ट इज आपका मॉइस्चराइजर।
मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, नमी पहुंचाता है। तो मॉइस्चराइजर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइजर भी बहुत टाइप्स के आते हैं। अगर आपका फेस ऑयली है, पिंपल प्रॉन है, तो मार्केट में नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स आते हैं। नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स का मतलब है जो पिंपल्स को नहीं बढ़ाते हैं, जो पिंपल्स को क्रिएट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर, जो बहुत अच्छे होते हैं एक्ने या फिर ऑयली स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको 2 से 3 बार मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। सनस्क्रीन जब आप लगाते हो पहले मॉइस्चराइजर लगा के फिर सनस्क्रीन लगाना है, इसमें आप लॉन्ग टर्म तक स्किन हाइड्रेटेड रहेगा। मॉइस्चराइजर आपको फेस वॉश के इमीडिएट बाद लगाना है। नेक्स्ट 1 मिनट में आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, इससे मॉइस्चराइजर लॉन्ग टर्म तक काम करता है। तो हमने डिस्कस किया फेस केयर के बारे में। तो फेस केयर में हमने क्या क्या देखा? तो फेस केयर में एक था आपका फेस वॉश, सेकंड था सनस्क्रीन एंड थर्ड था मॉइस्चराइजर। ये फेस केयर के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। उसमें अगर आप ऐड करना चाहो तो एक नाइट क्रीम होता है, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली बेटर स्किन होने वाली है। अब नाइट क्रीम कैसे सिलेक्ट की जाए? नाइट क्रीम, अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है तो आप डी पिगमेंटिंग क्रीम लगा सकते हो। डी पिगमेंटिंग क्रीम में जैसे ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग क्रीम, कोजिक एसिड कंटेनिंग क्रीम, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग क्रीम्स, ये अच्छे और सेफ होते हैं। अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करना चाहिए। एंटी एजिंग क्रीम में मेनली क्रीम आता है रेटिनॉल कंटेनिंग क्रीम, जिसके अंदर रेटिनॉल होता है। ये रेटिनॉल आपकी स्किन के टर्नओवर को बढ़ाता है, न्यू स्किन को रीजनरेट फास्ट करता है, फाइन लाइंस रिंकल्स को कम करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है। इट्स अ वेरी गुड क्रीम एज अ एंटी एजिंग क्रीम। 30 ईयर्स प्लस वाले वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई क्रीम चाहिए जो हर एज में चलता है तो बेस्ट इज योर विटामिन सी क्रीम। विटामिन सी क्रीम कोई भी एज ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। वो मल्टीपल फॉर्म्स में आता है, कभी लोशन फॉर्म में आता है, कभी क्रीम में आता है, सीरम में आता है, आप कुछ भी यूज़ करो बट वो स्टेबल फॉर्म होना चाहिए। तो ये आपका हो गया नाइट क्रीम के बारे में। तो हमने डिस्कस किया आपका फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र एंड नाइट क्रीम, ये सब आते हैं आपके फेस केयर में। अब हम डिस्कस करेंगे आपके बॉडी केयर में। बॉडी केयर में बहुत ही बेसिक्स बताऊंगा। जो आप बॉडी वॉश या फिर सोप यूज़ कर रहे हो वो माइल्ड होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माइल्ड का मतलब क्रीम बेस्ड बहुत अच्छा होता है, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। कॉमन जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे डव माइल्ड है, पेयर्स माइल्ड है, पार्क अवेन्यू आता है वो माइल्ड है, जिसमें क्रीम्स है वो माइल्ड सोप्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड, बॉडी स्किन के लिए अगेन मॉइस्चराइजर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मॉइस्चराइजर लगाना है नहाने के 2 मिनट्स में, फुल बॉडी पे लगाना है। इंपॉर्टेंट बात मॉइस्चराइजर लगाते हुए जो आपको ध्यान देनी है, मॉइस्चराइजर 1 डायरेक्शन में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आप हाथ पे लगा रहे हो तो एक ही डायरेक्शन में मॉइस्चराइजर लगाना है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। कोई भी बॉडी पार्ट को अगर आप लगाते हो तो ऊपर से नीचे लगाना है। रीज़न बिहाइंड इज, अगर आप नीचे से ऊपर लगाते हो तो आपके जो हेयर पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस होने के चांसेस होते हैं, मतलब हेयर का इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए 1 डायरेक्शन में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। सेकंड, मॉइस्चराइज़र फ्रीक्वेंटली लगाना है अगर आपकी एज 60 प्लस है। सुबह में नहाने के इमीडिएट बाद लगाओ, रात में सोते समय लगाओ। मॉइस्चराइज़र अफोर्डेबल नहीं है तो मॉइस्चराइज़र की जगह आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो, इट्स अ वेरी गुड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र।
थर्ड इज जितना हो सके ज़्यादा गर्म पानी मत यूज़ करो नहाने के लिए। अगर आप गर्म पानी ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपका जो स्किन का नेचुरल ऑयल है जो आपको प्रोटेक्ट करता है वो निकल जाता है। आपको इचिंग प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं, एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। इसके लिए ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, टैप वाटर होना चाहिए। तो ये आपका हो गया बेसिक स्किन केयर। अगर आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं मेरा टॉपिक ख़त्म करने के बाद आपको बता देता हूँ। अभी मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं तो मैं डिस्कस करना चालू करता हूँ। आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर माई स्किन इज ऑयली, प्लीज सजेस्ट सम रिकमेंडेशंस। ऑयल स्किन बहुत कॉमन होती है यंग एज में, स्पेशली 13 टू 27 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि इस एज में हमारे ऑयल ग्लैंड्स एक्टिवेटेड रहते हैं ऑयल को बनाने के लिए। और ये ऑयल कुछ खराब नहीं होता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके लिए इसको क्लीन करने के लिए फ्रीक्वेंट फेस वॉशेस यूज़ करो। फेस वॉश में अगर ऑयल ज़्यादा है तो ऐसा फेस वॉश देखो जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, उस ऑयल को वो जल्दी कंट्रोल करता है। तो सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉश जिसमें 1 और 2% सैलिसिलिक एसिड होता है, बहुत ज़्यादा हार्म भी नहीं करता है और वो ऑयल को भी क्लीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर माई स्किन इज वेरी ड्राई, फेस स्किन इज वेरी ड्राई, व्हाट शुड आई डू। ड्राई स्किन के लिए जैसे मैंने मेरे लेक्चर में भी बताया, आपको क्लींजर यूज करना है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। जब भी आप फेस वॉश करते हो उसके नेक्स्ट 2 मिनट्स में आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर आप जल्दी मॉइस्चराइजर लगाते हो तो वो लॉन्ग टर्म तक टिकता है। मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन लगाना है। तो ये आपका हो गया टॉपिकल के बारे में। प्लस इंटरनली हाइड्रेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। आप जूसेस, कोकोनट वाटर ऐड करो, जितना ज़्यादा हाइड्रेट करोगे उतनी स्किन आपकी हेल्थी होगी। तो ये आपका हो गया ड्राई स्किन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, इज विटिलिगो इज क्यूरेबल और नॉट। वाइटिलिगो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वाइटिलिगो मीन्स सफ़ेद दाग। वाइटिलिगो होता है बहुत बार फैमिलियल, मतलब ये फैमिलीज में चलता है। वाइटिलिगो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है स्टेबल। जो स्टेबल वाइटिलिगो होता है वो बढ़ता नहीं है, नए पैचेस नहीं आते हैं, उसको ट्रीट करना इजी होता है। एक होता है अनस्टेबल वाइटिलिगो जो पूरे बॉडी में फैलते रहता है, नए पैचेस आते रहते हैं, पैचेस के साइज बढ़ते रहते हैं, उसको बोलते हैं अनस्टेबल वाइटिलिगो। उसको पहले तो स्टेबल करना पड़ता है। एक बार स्टेबल मतलब उसको बढ़ने नहीं देना है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। वाइटिलिगो का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। क्योर वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमने ट्रीट किया और उसके बाद वो वापस नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। वाइटिलिगो वापस आ सकता है, बट जैसे ही वापस आता है उसको आप जल्दी से ट्रीटमेंट चालू करो। जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पहले जैसा अभी नहीं है, बहुत ही टेक्नोलॉजीज आ गए हैं वाइटिलिगो के लिए। UVA, UVB ये लाइट्स होते हैं। अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट इज एक्जिमा ट्रीटमेंट जो सबसे फास्ट रिजल्ट्स देता है। उसके साथ हम कुछ टॉपिकल क्रीम्स भी देते हैं जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना आप जल्दी आते हो उतना जल्दी हम आपको ठीक करके देते हैं। और साथ में आपको लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो मैंने मेरे लेक्चर में बताया। डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपका स्लीप, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, ये सब अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर हाउ कैन आई स्टॉप माई हेयर फॉल। अगेन
ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो आपके हेयर वो आपके हेल्थ के मिरर इमेज होते हैं। जब भी बॉडी में कुछ गलत चलता है तो हेयर फॉल स्टार्ट होना चालू होता है। सबसे कॉमन कॉज जो हेयर फॉल का होता है वो होता है आपका खाना। बॉडी में जो वाइटामिन्स डिफिशिएंसीज होते हैं उसके बाद हेयर फॉल चालू होता है। अगर कोई वाइटामिन डिफिशिएंसीज है तो उस वाइटामिन डिफिशिएंसीज को भी इम्प्रूव करना पड़ता है आपकी लाइफस्टाइल के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो। हेयर फॉल के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करता है। नींद अच्छी नहीं हो रही है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। प्लस हेयर फॉल के लिए मल्टी वाइटामिन स्टार्ट करो, क्योंकि 90% केसेस में ये वाइटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। मल्टी वाइटामिन चालू करो। साथ में अगर B12 कम है तो B12 के मेडिसिन भी लेने हैं। फेरेटिन कम है तो आयरन के मेडिसिन लेने हैं। कैल्शियम कम है, कैल्शियम को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। विटामिन डी कम है तो विटामिन डी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको थायराइड के प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी लाइफस्टाइल पे ध्यान दो। थायराइड को अंडर कंट्रोल करो। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल करो। तो जो भी है बेसिक कॉज भी करना है और उसके साथ वाइटामिन भी लेने हैं। अगर उसके बाद भी आप हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसको डायग्नोज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। तो ये रहा हेयर फॉल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सनलाइट गुड फॉर वाइटिलिगो? सनलाइट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ वाइटिलिगो। जो मैंने बताया UVA लाइट, UVB लाइट, एक्साइमर लाइट, ये सब लाइट्स पार्ट ऑफ सनलाइट ही होते हैं। बट एक्सेसिव सनलाइट इज नॉट गुड। मॉर्निंग वाला सनलाइट इज ओके, बट आफ्टरनून वाला सनलाइट इज नॉट गुड फॉर वाइटिलिगो। तो सनलाइट फॉर सर्टन टाइम, थोड़े टाइम के लिए अच्छा होता है, बट एक्सेसिव एक्सपोजर अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर एक्जिमा? अब मैं आपको बताऊंगा। एक्जिमा का मतलब होता है एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। अब ये टेंडेंसी होती है कुछ लोगों की ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन है तो आपकी लाइफ टाइम ड्राई ही रहने वाली है। हम स्किन को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक पार्ट होता है ट्रीटमेंट, जिससे हम आपकी स्किन को अच्छा करके देते हैं। बट अच्छा होने के बाद आपको उसका केयर करना है। केयर कैसे करना है? तो स्किन ड्राई है, आपको मॉइस्चराइज़र बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है। बहुत हार्श सोप्स नहीं यूज़ करने हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। इससे क्या होगा, जो आपका नेचुरल ऑयल रहेगा वो भी मेंटेन रहेगा एंड आपकी स्किन बेटर होती जाएगी। तो एक्जिमा में केयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एलोवेरा बी यूज्ड टू क्योर एक्ने? एलोवेरा का कोई प्रूवन रोल नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आप एलोवेरा यूज़ कर रहे हो तो कभी कभी एलोवेरा आपके पोर्स को ब्लॉक करके न्यू पिंपल्स भी क्रिएट करता है। तो इसके लिए एलोवेरा बेटर है अवॉइड करो। एक बार आप यूज़ कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो बेटर है अवॉइड करो। फेस वॉश बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करो, सनस्क्रीन्स यूज़ करो, मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। एक इजीली अवेलेबल क्रीम है मार्केट में जिसमें क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड होता है। ये दोनों भी सेफ मॉलिक्यूल्स है, वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर उसके बाद भी आपके पिंपल्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो अगेन आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इंटरनल एरियाज, इंटरनल प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ईचिंग होते रहता है, मैं इसके लिए क्या करूं? देखो, अभी प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ही कॉमन रीजन चल रहा है ईचिंग का, वो है फंगल इन्फेक्शंस। आप विश्वास नहीं करोगे, अभी के जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं ऑलमोस्ट 5 to 8% ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम फंगल इन्फेक्शंस। अगर फंगल इन्फेक्शन किसी को भी होता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, मेडिकल शॉप्स में जाते हैं, वहाँ से स्टेरॉइड के क्रीम्स खरीदते हैं, वो लगाते हैं।
उससे आपको कुछ दिन रिलीफ ज़रूर मिलता है, बट उसके बाद ये फुल बॉडी पे स्प्रेड होना चालू होता है। इसके लिए ध्यान दें, कोई भी ऐसा क्रीम यूज़ नहीं करना है जिसमें स्टेरॉइड्स है, उसमें आप लाइफ टाइम सफ़र करोगे। अगर ये फंगस है तो इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स होते हैं। आप इनिशियली ट्राई कर सकते हो, ललीकोनिजोल नाम का क्रीम अवेलेबल है मार्केट में, वो आप ट्राई करो। अगर आपको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट। उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि वो आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स पे भी फैलता है, वो आपकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके कमिटी में भी फैलता है। तो ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिमूव स्मॉल वॉट्स। समीर ने पूछा है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वॉट। ये जो वॉट होता है ये वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर ये आपको बियर्ड एरियाज में हो रहे हैं तो ध्यान दें, ये बहुत कॉमनली सलोन से आता है, क्योंकि ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। फीमेल्स में भी अगर ये फेस है तो ये पार से आता है, बॉडी पे जाता है तो आप यहाँ पे हाथ लगा के कहीं और हाथ लगाओगे तो ये बॉडी पे भी स्प्रेड होता है। एज सच होम रेमेडीज ज़्यादा काम नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा कोई होम रेमेडी करना चाहते हो, काम कर भी सकता है, बट उसकी वजह से वो वायरस स्प्रेड भी होता है। बेटर है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है उसके लिए, उसको ट्रीट करो। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो इसका ट्रीटमेंट जस्ट 2 मिनट्स में, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी नाम का ट्रीटमेंट होता है, उसको टच करते हैं, उससे वो निकल जाता है। घर पे एक सैलिसिलिक एसिड आता है, सिलेक्टिन नाम का लोशन आता है, वो आप वार्ड पे लगा सकते हो कुछ दिन के लिए। अगर वो काम कर रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। जब आप वो सिलेक्टिन लोशन लगा रहे हो, एक चीज़ का ध्यान दे, वो नॉर्मल स्किन पे नहीं लगना चाहिए। अगर वो नॉर्मल स्किन पे लगता है तो आपकी नॉर्मल स्किन डैमेज होने के चांसेस है। इसके लिए आजकल इट्स नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है श्रीकांत से। ये पूछ रहे हैं कि मेरे स्कैल्प में बहुत ईचिंग होते रहता है, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट। अगर आपके स्कैल्प में ईचिंग हो रहा है तो उसका कॉमनेस्ट कॉज होता है फंगल इन्फेक्शंस। ईचिंग के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए आपको एंटी फंगल शैम्पूस यूज़ करने हैं। एंटी फंगल शैम्पू कौन सा होता है तो ध्यान दे, जिसमें कीटोकोनाजोल होता है, वो अच्छा शैम्पू होता है। कीटोकोनाजोल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो आपके फंगस को कम कर देता है, आपकी इचिंग कम हो जाती है। बहुत बार होता है अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो तो आपकी डेड स्किन जमा होना चालू होती है, उसकी वजह से भी इचिंग होती है। उसमें सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग, कोल टार कंटेनिंग आप शैम्पू यूज़ कर सकते हो, वो आपको आपके स्कैल्प को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट एक्ने फेस वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन मतलब आपको हार्श फेस वॉश से प्रॉब्लम होता है, तो आपको ऐसा फेस वॉश यूज़ करना है जिसमें सरफेक्टेंट्स कम से कम है, सोप नहीं है, जिसका पीएच 5.5 होना चाहिए, जो आपकी स्किन के साथ मैच करता है, और वो है क्लींजर्स। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए थे, एक सिटाफिल क्लींजर आता है, एक मॉइस क्लींजर आता है, एक बायोडर्मा का क्लींजर आता है। तो ये क्लींजर्स आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, फेस वॉश के लिए सोप यूज़ करना चाहिए या नहीं। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बॉडी की स्किन अलग होती है, फेस की स्किन अलग होती है। फेस की स्किन इज मच डेलिकेट एंड सेंसिटिव कंपेयर टू योर बॉडी स्किन, तो सोप आपके फेस के लिए थोड़ा सा हार्श या फिर हार्ड होता है। फेस के लिए एज पर योर स्किन टाइप आप क्लींजर्स, फोम बेस्ड फेस वॉशेस यूज करोगे तो इट्स ऑलवेज बेटर।
नहीं यूज कर सकते हो तो आप डव सोप यूज करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, I use sunscreen SPF 50, but after using it full day in the sunlight, my skin becomes dark and black. ऐसा होता है कभी कभी. अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो तो आपकी स्किन डार्क होना चालू होती है. अब ये क्यों होता है? बहुत बार होता है, सनस्क्रीन यूवीबी रेज को कैच करता है, आपके पोल्यूशन हार्मफुल पार्टिकल्स को कैच करता है, उसकी वजह से आपको डार्कनेस दिखता है. सेकंड होता है आपके स्वेटिंग की वजह से. थर्ड होता है जब आप सफिशिएंट सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो उसकी वजह से. फोर्थ होता है जो केमिकल सनस्क्रीन्स होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स होते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी होता है. उस केस में आप प्योर फिजिकल सनस्क्रीन लगाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई रिड्यूस माई अनइवन स्किन टोन. पहले तो अनइवन स्किन टोन होता क्यों है? बहुत कॉमन कॉज है अनइवन स्किन टोन का आपका सनलाइट. सनलाइट की वजह से आपके स्किन का ऊपर का लेयर डैमेज होता है, जिसकी वजह से आपका टोन अलग अलग दिखता है. सेकंड, जब आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है. अगेन आपका लाइफ अच्छा नहीं है, नींद अच्छे से नहीं हो रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो. बहुत कॉमन होता है डायबिटीज़ पेशेंट्स में, थायराइड पेशेंट्स में, इवन हाइपरटेंसिव या क्रोनिक डिजीज़ वाले पेशेंट्स में अनइवन टोन बहुत ज़्यादा होता है. अगेन मैंने लाइफस्टाइल की बात की थी, लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दो. सन प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई ट्रीटमेंट अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो सन प्रोटेक्शन स्टार्ट करो. सन प्रोटेक्शन के दो वेज होते हैं. एक होता है सनस्क्रीन्स, जो अनइवन टोन के लिए आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है. हर 3-3 घंटे में सनस्क्रीन यूज़ करो, आपकी स्किन के टाइप का सनस्क्रीन यूज़ करो, इनफ क्वांटिटी ऑफ सनस्क्रीन यूज़ करो, प्लस फिजिकल प्रोटेक्शन. बाहर जा रहे हो आप कैप यूज़ करो, स्कार्फ यूज़ करो, टू व्हीलर यूज़ कर रहे हो तो रुमाल के साथ आप हेलमेट यूज़ करो. जितना फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोटेक्शन लोगे आपका टोन बेटर हो जाएगा. प्लस माइल्ड क्लिनजर यूज़ करो, गुड मॉइस्चराइज़र यूज़ करो. एंड जहाँ जहाँ पे आपको अनइवन टोन दिख रहा है वहाँ पे आप नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो, जिसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, कोचिक एसिड होता है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट होता है. ये बहुत सेफ होता है. इवन विटामिन सी सीरम्स आप यूज़ करते हो तो आपका स्लोली स्किन बेटर हो जाएगा. ये बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स सम टाइम, मे बी 3 to 6 मंथ्स आपको कंटिन्यूसली ये सारे क्रीम्स सनस्क्रीन्स यूज़ करने हैं तो आपको रिजल्ट्स दिखेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई सन इज 19 years old. He has oily skin and he is using neem face wash. Is it good? देखो, नीम फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका स्किन बहुत ऑयली होता है. यहाँ पे जो नीम का पर्पस है आपकी स्किन को कम करना है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, नॉर्मल टाइप ऑफ स्किन है, या फिर ड्राई स्किन है तो आपके लिए नीम फेस वॉश अच्छा नहीं है. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, देन यू कैन यूज़ इट. Next question is, I am frequently using Biluma cream. Does it has any side effects? If yes, is there any other option? Biluma और Triluma दो टाइप के क्रीम्स आते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. Biluma सेफ होता है, आप यूज़ कर सकते हो. ट्राइल्यूमा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसके अंदर एक माइल्ड स्टेरॉइड होता है. तो बाइल्यूमा आप यूज़ कर सकते हो, ये सेफ है. Next question is, can we use moisturizer in acne prone skin?
मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी बताया, बहुत टाइप के मॉइस्चराइजर्स आते हैं मार्केट में। अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है मार्केट में। एक बहुत कॉमनली है एक्ने ओसी। ओसी का मतलब ऑयल कंट्रोल। ये मॉइस्चराइजर न्यू पिंपल्स आने नहीं देता है, अगर आपको पिंपल्स है तो उसको बढ़ाता नहीं है। सो इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर, आप यूज़ कर सकते हो। नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर, या फिर मार्केट में बहुत सारे नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। एक्ने प्रॉब्लम इन ह्यूमिड वेदर, हाउ डू आई डील विथ इट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्वेटिंग की वजह से, पोर्स ब्लॉक होने की वजह से, जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जो पोर्स ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स बनते हैं, उसके लिए आपको फ्रीक्वेंट वॉशेस करने हैं। फेस वॉश बार बार करो, ताकि आपका डर्ट, आपका पसीना, ह्यूमिडिटी के कारण जो जमा हो रहा है वो सब आपका निकल जाएगा, एक्ने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो जो मैंने आपको क्रीम बताई जिसमें क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड होता है, ये सेफ होता है, वो आप यूज़ करो। अगर आपको लग रहा है आपके पिंपल्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उसके पीछे आपके हार्मोनल चेंजेस का भी रीज़न हो सकता है, उस केस में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेलास्मा इज रिकरिंग, हाउ डू आई टैकल इट। तुषार ने पूछा है मेलास्मा का प्रॉब्लम। अब मैं सबको बताऊंगा मेलास्मा क्या होता है। तो मेलास्मा एक पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होता है जो 80% केसेस में आप देखोगे बटरफ्लाई एरिया में होता है। बटरफ्लाई एरिया मतलब आपके चीक्स और नोज पे होता है। फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। इसका रिलेशन आपके हार्मोन से होता है, इसका रिलेशन सनलाइट से होता है। तो मेल्स में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन सनलाइट से होता है। अगर ये सनलाइट की वजह से है, आपका काम ऐसा है, अगर आप सनलाइट में ज़्यादा जा हो तो सनस्क्रीन्स लगाना चालू करो, फिजिकल प्रोटेक्शन चालू करो, इसको कवर्ड रखो। सनस्क्रीन एंड फिजिकल प्रोटेक्शन से भी आपको कम होता है। साथ में अगेन आप डी पिगमेंटिंग क्रीम यूज़ कर सकते हो। उसके अगर वो नहीं जा रहा है तो इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर्स में हम कुछ केमिकल पील्स करते हैं, इवन लेज़र्स करते हैं, और बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। बट कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन परमानेंट रिजल्ट्स नहीं देता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले इसका ट्रीटमेंट करो, इसको अच्छा करो, और इसको फिर मेंटेन करो। मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आप मेंटेन करोगे, सनलाइट से बचते रहोगे, लाइफस्टाइल पे ध्यान दोगे, तो डेफिनेटली अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूबी से है। शी इज आस्किंग व्हाट टू डू टू मेक हेयर सिल्की एंड शाइन। रूबी, ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूँ बालों के बारे में। अच्छे बाल चाहिए, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दो। विटामिन्स भी आप स्टार्ट कर सकते हो नेचुरली, जैसे डाइट पे ध्यान दे के कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो, स्लीप पे ध्यान दो। जितने ज़्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट्स लोगे, उतने ज़्यादा आपके अच्छे बाल रहेंगे। और एक चीज़, आपके बाल एक प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, तो प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ाओ। जितना ज़्यादा प्रोटीन रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स रहेगा, उससे आपके और बाल अच्छे हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स करना बंद करो बालों पे। जो रेमेडीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो रेमेडीज़ मत यूज़ करो। हेयर ड्रायर मत यूज़ करो। स्ट्रेटनिंग नहीं करवाना है, पार्लर ट्रीटमेंट्स नहीं करवाने हैं। जितना नेचुरली गुड केमिकल फ्री शैम्पूज, कंडीशनर्स और डाइट, लाइफस्टाइल एंड विटामिन्स पे ध्यान दोगे, उतने हेल्दी आपके हेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच इसेंशियल इज विटामिन सी फॉर द स्किन। ये वैभव पूछ रहा है। वैभव, मैंने आपको बता दिया, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्किन। सबसे इम्पॉर्टेंट तो विटामिन सी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप एक्सेसिव विटामिन सी ओरली भी लेते हो या
टॉपिकली भी लगाते हो तो ये 100% सेफ होता है। दूसरा, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। अभी एंटीऑक्सीडेंट जो आपके ऑक्सीडेंट को कम करता है, आपकी स्किन को जो डैमेज करते हैं ऑक्सीडेंट्स उसको कम करता है। ये सिर्फ आपके स्किन के लिए ही अच्छा नहीं है, ये आपकी फुल बॉडी के लिए अच्छा है। बॉडी में जो भी डैमेज प्रोसेस हुआ है ये उसको रिपेयर करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, विटामिन ई आपको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, I have white hair and I use hair color. Is there any permanent solution for my age? My age is 28. समीर, 28 ईयर्स की एज में कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है वाइट हेयर के लिए। बच्चों में डेफिनेटली ट्रीटमेंट्स काम आते हैं, बट इस एज में वाइट हेयर को हम ब्लैक परमानेंटली नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। ये जो आपके ब्लैक है और वाइट नहीं होने चाहिए, या फिर उनका ड्यूरेशन एक्सटेंड करने के लिए लेट वाइट होने चाहिए, उसके लिए आप वाइटामिन्स ले सकते हो। उसके लिए बहुत सारे स्पेसिफिक वाइटामिन्स आते हैं। बट वाइटामिन से भी ज़्यादा आप डाइट पे ध्यान दोगे, आप स्ट्रेस पे ध्यान दोगे, आपके लाइफस्टाइल पे ध्यान दोगे है। अगर आप स्मोकिंग अल्कोहल कुछ करते हो तो उसको कम करो। सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है तो उसको अवॉइड करो। इससे आपका जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। जो वाइट हेयर 1 साल में होने वाले हैं वो मे बी आपकी 2 या 3 साल में हो सकते हैं। तो इसको डिले कर सकते हैं, बट देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन। विच इज़ द बेटर सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर फॉर द स्किन? ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपके स्किन के टाइप के लिए सनस्क्रीन यूज़ करो। अगर आप कंफ्यूज हो सनस्क्रीन के लिए भी तो अभी सिलिकॉन बेस्ड मैट फॉर्म में सनस्क्रीन्स अवेलेबल है जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं अप्लाई करने, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यूवी नाम का एक सनस्क्रीन आता है, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। यूवी डॉक नाम का सनस्क्रीन आता है, वो भी अच्छा है। बहुत सारे सनस्क्रीन सिलिकॉन बेस्ड आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड इज मॉइस्चराइज़र यूज़ कौन सा करना है? तो मॉइस्चराइज़र भी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो नॉन कोमेडोजेनिक यूज़ करो, एंड अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो कोई भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। माई स्किन इज़ वेरी ड्राई एंड रफ, स्मिता पूछ रही है। मैं ऑलरेडी 3 बार बता चुका हूँ ड्राई स्किन के लिए। नेक्स्ट इज, सर फॉर ड्राई हेयर अपार्ट फ्रॉम ऑयल व्हाट कैन यू रिकमेंड? अगर आपकी हेयर ड्राई है दैट इंडिकेट्स बॉडी में विटामिन एंड प्रोटीन डेफिशिएंसीज है, मतलब आपका डाइट अच्छा नहीं है, तो डाइट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। साथ में आप विटामिन्स भी ले सकते हो। बहुत अच्छा विटामिन होता है किरेग्लो ईवा होता है फीमेल्स के लिए, एंड किरेग्लो मैन आता है मेल्स के लिए। ये आप विटामिन यूज़ कर सकते हो। नहीं तो मार्केट में बहुत सारे हेयर रिलेटेड विटामिन है, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। Next question is, excessive hair on my face, how do I get rid of it? एक्सेसिव फेस पे एक्सेसिव हेयर अगर फेस पे होते हैं फीमेल्स में तो उसका रिलेशन होता है आपके हार्मोन से। जब बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है तो आपके एक्सेसिव हेयर आना चालू होते हैं। हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप ओबीस हो तो इसके लिए, अगर आप ओबीस हो तो लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दो, वेट कम करो, एक्सरसाइज करो, डाइट पे ध्यान दो, लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, जंक फूड अवॉइड करो, तो आपके न्यू हेयर नहीं आएंगे। बॉडी में कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है तो उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी बाल आ गए हैं उसके लिए बहुत ही सेफ लेज़र ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, एंड लेज़र ट्रीटमेंट्स आर द ओनली ऑप्शन फॉर परमानेंट रिडक्शन।
लेज़र्स में भी लेज़र होना चाहिए यूएस एफडीए अप्रूव्ड। एक अच्छा लेज़र है डायोड लेज़र, जो बहुत सेफ भी होता है इंडियन स्किन टाइप के लिए एंड इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट इस राइट प्लेस से ये लेज़र यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर को इसका नॉलेज होना चाहिए, यूएस एफडीए अप्रूव्ड मशीन होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए उस मशीन के बारे में, तो आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर प्लीज एलिब्रेट एक्एंथोसिस नाइग्रिगन्स। एक्एंथोसिस नाइग्रिगन्स क्या होता है? अभी एक्एंथोसिस नाइग्रिगन्स जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। इसमें आपका नेक ड्राई होना चालू होता है, काला होना चालू हो जाता है, आपके फेस पे ब्लैक पैचेस आते हैं, आपके अंडर आर्म जेनाइटल एरिया में ब्लैक पैचेस आते हैं। इसको बोलते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रिगन्स। एक्एंथोसिस नाइग्रिगन्स होता क्या है? अब फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हो, खाने में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जैसे ही फूड अंदर जाता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। इंसुलिन का काम होता है उस खाने में से ग्लूकोज को निकालना और हमारे ऑर्गन्स को पहुंचाना। अगर बॉडी में एक्एंथोसिस नाइग्रिगन्स है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब इंसुलिन ग्लूकोज तो उठा रहा है खाने से, बट वो हमारे स्किन या ऑर्गन्स को पहुंचा नहीं पाता है। ऑर्गन्स को जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो आपकी स्किन डेड होना चालू होती है। जब डेड होती है तो काली पड़ जाती है। तो ये बहुत कॉमन होता है जब आपका वेट ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की प्रॉब्लम्स है, उस केस में एक्एंथोसिस नाइग्रिगन्स ज़्यादा होता है। तो इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वेट कम करो, डाइट पे ध्यान दो, स्लीप पे ध्यान दो, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स है डायबिटीज़, थायराइड या हाइपरटेंशन, उसके ऊपर ध्यान दो। प्लस जो पैचेस आ चुके हैं उसके लिए कुछ पील्स अवेलेबल होते हैं, लेज़र्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल होते हैं, वो सब हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू चूज सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन। ये भी मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, बट तो भी मैं फिर से बताऊंगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करो। वैभव ने क्वेश्चन पूछा है, वेरी कॉमनली सीन पिगमेंटेशन नियर स्किन फोल्ड्स, हाउ कैन आई रिड्यूस दैट? वैभव, जो इससे पहले मैंने आपको इससे पहले जिनको आंसर किया था, एक्एंथोसिस नाइग्रिगन्स, ये उसका कॉमन कॉज होता है। तो एक्एंथोसिस नाइग्रिगन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, उसके ऊपर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अमोल पूछ रहा है, लाइकेन प्लानिस इन माय माउथ। लाइकेन प्लानिस अगेन एक ऐसा डिजीज होता है जो इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम आपके स्किन को डैमेज करना चालू करता है तो आपको लाइकेन प्लानिस नाम की डिजीज होती है। लाइकेन प्लानिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इससे आपका ठीक हो जाता है। बट एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लाइकेन प्लानिस का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक होने के बाद जब भी ये रिपीट हो रहा है, बार बार आता है, तो आपको बार बार ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। बट इसमें भी केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइकेन प्लानिस के लिए। अब वो केयर क्या करना है, जैसे भी अभी आपको माउथ में है तो माउथ में हाइजीन मेंटेन रखनी है। कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आते हैं, उसके गार्गल्स करने हैं। दिन में 2 बार ब्रश करो, जितना हाइजीन मेंटेन करोगे उतना अच्छा है। बहुत स्पाइसी फूड नहीं लेना है। विटामिन सी का कंजम्पशन बढ़ा, वो आपकी स्किन को हील करेगा, अल्सर्स रिपेयर होते हैं। स्ट्रेस लेवल मैनेज करो, स्ट्रेस एंड लाइकेन प्लानिस का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। डाइट एंड एक्सरसाइज भी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो लाइकेन प्लानिस के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा।
Next question is, can chronic urticaria be cured permanently and what precaution should be taken? अब अर्टिकेरिया होता क्या है? अर्टिकेरिया मतलब सिंपल लैंग्वेज में एलर्जी। एलर्जी मतलब हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। अगर उस इम्यून सिस्टम को जब लगता है कि बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है, कोई गलत चीज़ आती है, तो वो इम्यून सिस्टम उसके ऊपर रिएक्ट करना चालू करता है। अर्टिकेरिया में क्या होता है, फॉरेन बॉडी नहीं होती है, फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल या फिर आपके खाने में कुछ ऐसा आ जाता है तो वो बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करती है। तो उसका ट्रीटमेंट है, जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रहा है पहले तो उसको अवॉइड करो। उसको अवॉइड करने से आपका प्रॉब्लम कम हो जाता है। ड्राई स्किन में अर्टिकेरिया मतलब एलर्जीज ज़्यादा होते हैं, तो बॉडी को मॉइस्ट रखो। जितना अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाओगे एटलीस्ट एक्सटर्नल जो एलर्जेंस है वो आपकी बॉडी को अटैक नहीं करेंगे, आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी। उसके बाद अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है, रैश फैल रहा है, तो कुछ एंटी हिस्टामिन्स, एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। लॉन्ग टाइम रिलीफ के लिए कुछ इम्यूनो सप्रेसिव भी आते हैं, जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही सकता है। एंड कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जो आप ही के ब्लड में से निकाल के इंजेक्शन बना के वो आपको देते हैं। कभी कभी वो भी बहुत काम करता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत है, डिपेंड करता है कि आपको कब से है, क्या टाइप का है, एंड वेदर इट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट और नॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, can you give your contact details so that I can ask multiple questions because I have got multiple patients? तो सबके लिए मेरा एक नंबर नोट करो, उस व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, वैसे अभी मेरा टाइम भी ख़त्म हो चुका है बहुत, नेक्स्ट 2 मिनट्स में मेरा लाइव भी बंद हो रहा है, तो मेरा आप नोट करो नंबर, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं सबको रिप्लाई करूँगा, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं सबको रिप्लाई करने वाला हूँ। तो माय कॉन्टेक्ट नंबर इज 9373 557766। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9373 557766। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सेकंड ऑप्शन इज़, मेरे आप फेसबुक मैसेंजर में भी आपका क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मैं वहाँ से भी ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अभी और मुझे 100+ क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कि आंसर करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके क्वेश्चंस मैंने आंसर नहीं किए, प्लीज़ वो मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या मैसेंजर पे छोड़ सकते हैं। मैं आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर एवरीवन। आपके फीडबैक ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। You